हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। कर रहे हैं बेटा, बस स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे। लेक्चर 6 है ये, कल 5th था बेटा। ठीक है, लेक्चर 6। अब बेटा लेक्चर 7 है। नहीं, कल वाला मेरे को लग रहा है कि कल आपने जो बताया था तो वो 5th था। ठीक है, चलो देख लेना, वो तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, देखो अब अपन जो क्वेश्चंस करेंगे, एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्राम मोल होता है वो क्या होता है, आपको मोल दिखना चाहिए। जो ग्राम एटम होता है या जिसको अपन ग्राम परमाणु बोलते हैं, ग्राम परमाणु, ये भी क्या दिखना चाहिए आपको, मोल। ग्राम मॉलिक्यूल की बात करें अपन तो ये भी जो ग्राम अणु लिखा होगा ये भी एक तरीके से क्या होता है, मोल होता है। ग्राम आयन की बात करें अपन, ग्राम आयन की, तो ये भी आपको क्या दिखना चाहिए, मोल दिखना चाहिए। तो बेटा पहली बात तो ये कि ये सारी चीजें आपको मोल दिखनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अपने को ये फॉर्मूला पता है, ग्राम मात्रा इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी इस फॉर्मूले पे, ठीक है, अपन इसी में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस देखेंगे। इस फॉर्मूले पे देखो, जो ग्राम क्वांटिटी आएगी वो आपके पास आएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये कर लेते हैं, कैलकुलेट ग्राम इन ईच केस। सभी में आपको ग्राम बताना। ठीक है, आप देखना बेटा, ये बिल्कुल सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, अणु है, ऑक्सीजन अणु। ठीक है, सुनना बेटा, आप सॉल्यूशन देखना। आप देखो सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, सीधा सा ये है कि जो ग्राम क्वांटिटी होगी उसका फॉर्मूला लगाओगे मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल का आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, वहां से आपको देखना पड़ेगा। मोल का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि कोई भी नंबर होंगे उसमें Na से डिवाइड कर दोगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया अपने पास, मोल इज इक्वल टू जो भी नंबर दे रखे होंगे उसको Na से डिवाइड करने से मोल क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 की पावर 20 से अपॉन ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूलर वेट बोलो बेटा, O2 का मॉलिक्यूलर वेट बोलो।
32 कितना आ जाएगा 32। तो ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अपन, आप है ना बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो जैसे आपसे क्या पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ग्राम मात्रा निकालनी, एक परमाणु हाइड्रोजन, ठीक है, 1 एटम हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है 1 एक अणु हाइड्रोजन, लैंग्वेज में भी लिख सकता है वो हाइड्रोजन, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, आप सुनना, जो अभी अपन ने देखा सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, बेटा ध्यान देना। ये आपके पास आ जाएगा ग्राम मात्रा, सभी में ग्राम मात्रा पूछिए तो बेटा फॉर्मूला तो मोल इनटू वो जो भी मॉलिक्यूलर वेट है या एटॉमिक वेट है या आयोनिक वेट है, वो तो अपने हिसाब से अपन देख लेंगे। ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब मोल मात्रा कैसे निकालोगे बेटा, ये निकालोगे फिर वही जो भी नंबर है, एक है तो 1 अपॉन Na 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, अब आप मेरे को बताओ परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणुीय रूप में होगा तो केवल H लिखेंगे। अच्छा जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो क्या लिखेंगे, H2। बेटा ये ध्यान रखना है आपको, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। यस सर। हाँ अब बताओ सर, किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 पहले वाले में 1 से, 1 से दूसरे वाले में जब करेंगे तो एक मॉलिक्यूल है 1 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 2 से। अब ये इससे इसकी क्या मात्रा आ जाएगी, ग्राम मात्रा आ जाएगी। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, यस सर। ठीक है। आपसे ये पूछा गया बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आप ध्यान देना। 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, सब में ग्राम मात्रा निकालनी है बेटा, ठीक है। 5.6 लीटर CO2 एट STP, ठीक है। आपको बताना है इसकी ग्राम मात्रा कितनी होगी। बेटा बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन, देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ आप खुद सोचो मोल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बोलो बेटा। VL upon लीटर अपॉन 22.4. वॉल्यूम इन 22.4। लीटर अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम 5.6 हो गया, ये 22.4 हो गया, इनटू मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना आ जाएगा, 44 44 आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मिला, ठीक है। 5th नंबर देख, ठीक है, आपको दे रखा है 10 ml ऑक्सीजन गैस एट STP, आपसे पूछा है ग्राम मात्रा कितनी होगी। सॉल्यूशन पे ध्यान देना, फॉर्मूला क्या लगाया, ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल का वापस कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, यही फॉर्मूला, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अब क्योंकि ml में दे रखा है ना, तो इसको पहले किस में बदलोगे, लीटर में। 10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 22.4 इंटू 32। बेटा आपको आ गई मेरी बात समझ में, बिल्कुल भी टिपिकल सी बात नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. इवन आपसे ये पूछा है 6 नंबर 0.4 m 400 ml H2SO4 ml H2SO4, इसमें ग्राम ऑफ H2SO4 ये कितने होंगे, ठीक है। तो बेटा आप कोशिश करना है कि आप सीधे सीधे, कई तरीके से हो सकता है, देखो M2 मेथड, मतलब ऐसा नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, तो भाई मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर,
ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ग्राम मात्रा x आ गई, ये 0.4 आ गया, मॉलिकुलर वेट 98 हो गया, वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया 400, ऊपर कितना आ जाएगा 1000। तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे भी हो रहा है बाई चांस, ठीक है, ये M2 मेथड बोलूंगा। पर ठीक है, आपने मूल वाले से भी पकड़ा, कहा कि सर मैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा M1 मेथड, ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिकुलर वेट। फिर मोल का फॉर्मूला आपने कहा सर मैं ये लगाऊंगा M इंटू वी एम एल इंटू 1000 इंटू मॉलिकुलर वेट। तो मॉलरिटी आ गई 0.4, और ये अपने पास वॉल्यूम आ गया 400, ये आपके पास 1000 आ गया, मॉलिकुलर वेट 98। तो आप चाहे उधर से सॉल्व कर ले चाहे इधर से सॉल्व कर ले, आप देखोगे कि रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? Yes. ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 4 ग्राम मोल CaCO3 ग्राम कितने होंगे बेटा? ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट कहता है सर ये 4 ग्राम दे तो रखे थे, पर आपको 4 ग्राम मोल क्या दिखने चाहिए बेटा? 4 मोल, 4 मोल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ही क्या है, 4 ग्राम, ज्यादा बेहतर क्वेश्चन बनता है मॉलिक्यूल, 4 ग्राम अणु, ठीक है, ये CaCO3, इसमें ग्राम मात्रा। तो बेटा आप कैसे करोगे? 4 ग्राम अणु आपको क्या दिखना चाहिए? मोल। तो ग्राम मात्रा क्या आ जाएगी आपके पास? मोल इनटू मॉलिकुलर वेट। मोल सीधे 4 आ गया, मॉलिकुलर वेट देखोगे तो ये 400 ग्राम आ जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसके बाद जो आता है क्वेश्चन, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अपने को पता है वॉल्यूम इन लीटर, मोल इनटू 22.4, पर ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? गैस के लिए, एंड STP या NTP गिवन होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक। अब बेटा इसमें एक मैं बता रहा हूँ जो बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, उस क्वेश्चन पे आएंगे, मैं बताऊंगा कंपैरिजन से। पहले आप ध्यान दो, आपको दे रखा है 4 ग्राम CH4 STP, ठीक है। आपसे पूछा है वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये पूछा है आपसे बेटा। बहुत आसान सा सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा? मोल इनटू 22.4। मोल कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला? ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 22.4। तो ये ग्राम कितना हो गया आपके पास बेटा? 4/16 इंटू 22.4 लीटर। आपको आ गई मेरी बात समझ में? बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल। यस सर। ठीक है, आपको दे रखा है सेकंड नंबर, ठीक है बेटा। आप चलो इसी पे आते हैं, ये सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। आप ध्यान से देख लेना, आपको लिखा हुआ है 4 ग्राम एटम नाइट्रोजन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है 4 ग्राम परमाणु, और ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक। दूसरी तरफ आपके पास लिखा हुआ है 4 ग्राम मॉलिक्यूल, 4 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 4 ग्राम अणु नाइट्रोजन, ऐसा लिखा है, ठीक। बेटा अब आप समझना जो स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखना आप क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, पहले तो मेरे को ये बताओ ग्राम एटम का मतलब और ग्राम परमाणु का मतलब क्या होगा? मोल। सीधे क्या हो जाएगा? मोल। 4 ठीक है, 4 मोल क्या हो जाएंगे, लेकिन ये कौन सा फॉर्म दे रखा है? एटम का मतलब, परमाणु का मतलब केवल N लिखूंगा ना मैं,
बोलो बेटा। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर ग्राम अणु या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब कितने मोल हो गए बेटा? 4 मोल। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल है, अणु है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा आप? N2 लिखोगे। पहले मेरे को बताओ, दोनों में 4 मोल और यहाँ N लिखा गया है, यहाँ N2 लिखा हुआ है, ये बात समझ गए आप? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, तो मैंने कहा सीधे सीधे मोल इनटू 22.4 कर दिया एसटीपी पे। ठीक है, वॉल्यूम वही चल रहा है, ये सारा क्वेश्चन यही है कि वॉल्यूम इन लीटर, क्वेश्चन ये है वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी और एनटीपी, ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही चल रहा है, सब में अब कॉमनली ये लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो 22.4, 4 इंटू 22.4 लीटर। बेटा मेरे को बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया क्या आपको समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है बेटा, आप ध्यान देना, इसमें स्टूडेंट गलती करता है, वही फॉर्मूला लगा दिया मोल इनटू 22.4। स्टूडेंट ने अगर 4 इंटू 22.4 किया तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, मैं गलत वाला भी लिख रहा हूँ। सही क्या आएगा, कोई बताएगा सही क्या आएगा? उसका हाफ करेंगे क्या? हाँ, इसका हाफ, 2 इंटू 22.4 लीटर। बेटा क्यों होगा वो सुनना, 11.4 क्योंकि नाइट्रोजन का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो मुझे पता है किस रूप में होता है। भाई परमाणु थे, लेकिन है किस रूप में? N2 के रूप में। तो आप बताओ, जब N से N2 बनेगा तो 4 मोल से कितने बन जाएंगे? 2 मोल। बेटा आ रही है मेरी बात समझ? तो वास्तव में N2 अणु कितने थे? 2 मोल ही तो थे। तो आपको वॉल्यूम इन लीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का कंपैरिजन देखो, और ये वाली गलती करके आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, देखो 3 हो गए थे, 4 नंबर क्वेश्चन। 100 एटम हाइड्रोजन, ये भी ध्यान देना, वॉल्यूम इन लीटर एसटीपी एनटीपी। बेटा आप सबसे पहले आप सुनना बेटा, सॉल्यूशन देखो बेटा। 100 ये परमाणु है, तो 100 100 एटम हाइड्रोजन से, जो H2 मॉलिक्यूल बनेंगे, H2 अणु बनेंगे। बेटा कितने H2 अणु बनेंगे? 50 बनेंगे। पहले मेरे को ये बताओ, ये 50 बनेंगे, आधे बनेंगे, 100/2 से आया ये रिजल्ट, 100/2 से। ये बात आ गई आपको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब वॉल्यूम लीटर का फॉर्मूला तो वापस वही का वही रहा, मोल इनटू 22.4। मोल का फॉर्मूला लगा दिया नंबर अपॉन Na इनटू 22.4। तो आपकी स्क्रीन पे पूरा आ रहा है क्वेश्चन। नंबर कितने थे? अब मॉलिक्यूल के नंबर, भाई जिस रूप में गैस एग्जिस्ट कर रही है H2 के रूप में, तो वो 50 थे। 50/6 इंटू 10⁻23, और ये आ गया 22.4। ये रिजल्ट लीटर में आ जाएगा। तो इसको भी आपको रिवीजन में लेना है, क्योंकि
जल्दबाजी में आप 100 अपॉन कर देते हैं स्टूडेंट। तो बेटा जहां एटम दे रखा हो वहां आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन H2 के रूप में अस्तित्व रखती है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान देना बेटा। अब अपन बात करें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, इसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, 1 ml लिक्विड वाटर द्वारा घेरा गया आयतन ml या सेंटीमीटर क्यूब में। बेटा ये भी रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एक ml नहीं, एक मॉलिक्यूल, एक calculate the volume occupied by one molecule of water liquid। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डेंसिटी नहीं भी दे रखी हो तो आपको पता होनी चाहिए 1 ग्राम पर ml। बेटा सभी स्टूडेंट्स है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ठीक है, और रिवीजन में लेना ही है आपको ये, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, तो मैंने जब वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम का मतलब क्या है, जब वाटर के 1 ग्राम लिए तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना 1 ml। भाई 1 ग्राम, अगर मैं 1 ग्राम जल लूंगा तो वो कितना आयतन घेरेगा बेटा? 1 ml। पहले मेरे को बताओ, ये बात आ रही है आपको समझ में? हाँ सर। अब मैंने कहा कि 1 ग्राम का मतलब अणुओं की संख्या कितनी थी, मैंने अणुओं की संख्या निकाली जो कल वाला था, मोल इंटू Na। तो 1/18 इंटू 6 इंटू 10⁻23। बेटा इसके अंदर 1 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल निकाले तो इतने अणु, इतने मॉलिक्यूल्स है। तो मैं यही बात ये बोल सकता हूँ, इतने मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है? 1 ml। बेटा 1 ग्राम के अंदर ये जो बात लिखी है मैंने, ये जो बात कल जो मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 ग्राम के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल कोई भी नंबर निकालने होते हैं तो मोल इंटू Na कर देते हैं। Yes, sir. बोलो, इतने मॉलिक्यूल से इतना, तो एक मॉलिक्यूल से, तो बेटा एक अणु से कितना आयतन घेरेगा? तो 1 बेटा ये पूरा 1/18 इंटू 6 इंटू 10⁻23। और इसको सॉल्व करेंगे तो चलो यही लिख देता हूँ, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18/6 इंटू 10⁻23 ml। ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा फिजिबिलिटी बताता हूँ, ठीक है। फिजिबिलिटी, मैंने इतना वाटर ले लिया, इतना वाटर। ये वाटर कितना था बेटा? 1 ग्राम था, ठीक है। मैंने कहा कि इस 1 ग्राम का जब मैंने वॉल्यूम नापा ml में, तो वॉल्यूम 1 ml आया। पहले मेरे को बताओ, ये तो डेंसिटी से आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। मुझे स्टेप वाइज बताओ, ये बात आ गई कि आपको समझ में? पहला नंबर बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है कि अब ये जो 1 ग्राम वाटर था, इसने पूरा आयतन कितना घेरा? 1 ml, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इस 1 ग्राम के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाले, अणु निकाले, तो फॉर्मूला क्या लगाया, मोल इनटू एन है। मोल कितना आ गया 1/18 और 6 इंटू 10⁻23। बेटा इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। इन सब का मिला के वॉल्यूम कितना आ रहा है 1 ml। तो एक मॉलिक्यूल का कितना आएगा वो मैंने यहाँ निकाल लिया ऊपर। बेटा कुछ आया है क्या समझ में, मैथमेटिकली क्या बताया मैंने आपको? Yes, sir. आसान नहीं है बेटा, आपको है ना घर पे, और मैं आपको बता दूं ये हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए क्वेश्चन। ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ml या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। फिर बेटा पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन, एक होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा आप ध्यान देना, जैसे सोडियम है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आ जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा इसके, बोलो? एक आ जाएगा। कार्बन है अगर 1s2 2s2 2p2, दो नहीं, बाह्यतम कक्षा के कितने आए बेटा, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, 3 नहीं बोलोगे, कितने बोलोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बोलोगे। अब ध्यान देना बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। हीलियम तो 0 नहीं बोलोगे, 1s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलोगे, 2 बोलोगे। अगर नियोन है तो 1s2 2s2 2p6, बेटा 0 नहीं बोलोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलोगे, 8 बोलोगे। अगर नाइट्रोजन -3 लिखा तो 1s2 2s2 2p3 तो था ही, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे। कई इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बोल देते हैं बेटा, वैलेंस, और ये पेपर में आया हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। पहले बताओ n-3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, ये बात समझ गए आप? Yes, sir. अब बेटा मैं एक क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या है इसकी रामायण, सबसे ये मतलब देखो, आप देख लेना, IIT जेई मेंस, ठीक है, नीट, ठीक है, पहले इसमें फिर इसमें, तीनों पेपर में आ चुका है, और पता नहीं क्यों पर स्टूडेंट गलती कर देते। कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 28 ग्राम, और उसने लिखा ये था बेटा, मैं ये भी बता दूं, पेपर में ये आया था नाइट्राइड आयन, ये थी पूरी लैंग्वेज। 28 ग्राम नाइट्राइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, अब बेटा ध्यान से देखना, आप सॉल्यूशन को देखना ध्यान से। पहले तो कई स्टूडेंट तो इसमें उलझ जाते हैं बेटा, नाइट्राइड आयन आपको पता होना चाहिए n-3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर बताया 8 हो जाएंगे एक में। अब मैंने क्या बताया था, जब भी कोई संख्या पूछे, कोई संख्या पूछे, तो मैं जैसे यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इनटू, बेटा एक n-3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखो आप, एक n-3 में 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास,
मोल इनटू Na आ जाएगा। मोल क्वांटिटी कितनी आई आपके पास, ये फॉर्मूला लग जाएगा ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जगह एटॉमिक वेट, ये Na आ गया, या सही सही वर्ड लूँ तो आयोनिक वेट, ठीक है, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, आयोनिक वेट इनटू 8, ठीक है। देखो आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। ग्राम, ग्राम मात्रा आपके पास 28 है, n-3 का वेट बेटा 14 आ गया, इनटू Na इनटू 8, ठीक है। तो ये दो 16 Na आ गया बेटा, ठीक है। किसी में ये ऑप्शन भी था, किसी ने 16 मोल बोला तो ये ऑप्शन भी सही है, और किसी ने 16 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इतनी संख्या बोल दी बेटा। ये सारे आंसर सही हैं। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? शॉर्ट करता हूँ, आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन। ठीक है, Yes, sir. चलो मैं आपको बताता हूँ आज क्या बताया बेटा। आज दो फॉर्मूले की बात करी है अपन, ठीक है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। एक तो ग्राम क्वांटिटी पूछी होगी, तो मोल इनटू, अब मोल निकालने के जो वो 5-10 जो भी तरीके थे, कल मैंने एक चार्ट बनाया था, वहां से मोल निकाल लेंगे। तो नंबर से मोल इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। नंबर से मोल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है, एटम लिखा हुआ है, परमाणु लिखा हुआ है या अणु लिखा हुआ है, इस पे खास बात ध्यान देंगे। इससे जो भार है उस पर फर्क पड़ता है। यहाँ एक लिया जबकि यहाँ दो लिया, जल्दबाजी में इसको सिली मिस्टेक, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाली बात नहीं है, पर जल्दबाजी में एक और दो से रिजल्ट में फर्क आ जाएगा, ठीक है। ये कोई खास बात नहीं। सबसे जो खास बात आई इसके बाद अपने पास, ठीक है, वो इस फॉर्मूले में आई। इस फॉर्मूले का ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जो गलत कर देते हैं, कंसेप्चुअली गलत कर देते हैं। 4 ग्राम एटम है, 4 मोल देखते हैं बच्चे, 4 मोल देखते ही बोल देते हैं सर 4 × 22.4 लीटर, पर ये एटम थे, परमाणु थे। पहले अणु में बदलोगे तो 2 मोल आ जाएंगे। अगर सीधे अणु दे रखा है तो रिजल्ट में गड़बड़ नहीं होगी। इसका मतलब जो सेकंड नंबर टाइप है उसके पेपर में आने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। ऐसा ही, इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही कराया बेटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ढंग से घर पे वापस देखना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे हम, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, इसको अलग है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये पूरी हेडिंग है अपने पास। इसको दो पार्ट में हिंदी में भी लिख देता हूँ। धातु के तुल्यांकी भार की गणना, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटा, सबसे पहले इसके लिए आपको आना चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, आयन का तुल्यांकी भार। बेटा आयन का तुल्यांकी भार क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट आयन, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन जितना इसका चार्ज होता है। चार्ज का मतलब आवेश। अभी आ जाएगी बेटा बात समझ में, बहुत आसान सा है, ठीक है। जैसे मान लो Cl- है, ठीक है, तो ये तो आयन हो गया, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट मतलब 35.5 अपॉन में 1 आ जाएगा। मान लो एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, m/3। m का मतलब 27/3 आ जाएगा।
अगर मान लो ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम +2 लिखा हुआ है, तो m बाई, बहुत आसान सा आपको आ रहा है ना समझ में, 24/2 आ जाएगा। अगर मान लो नाइट्रोजन -3 लिखा हुआ है, तो m/3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। ठीक है, ये और देखो, और अभी और भी करते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है CO3-2, तो m/2 आ जाएगा, 60/2 आ जाएगा। मान लो NH4+ दे रखा है, तो m/1 आ जाएगा, 18/1 आ जाएगा। मान लो ये दे रखा है SO4-2 दे रखा है, तो ये आपके पास 96/2 मतलब m/2 आ रहा है। तो पहले मेरे को ये बताओ, बहुत आसान सी बात, किसी भी आयन का तुल्यांकी भार कितना होता है, उस पूरे का भार ले लो, अपॉन में जितना आवेश है उससे डिवाइड कर दो। मेरे को बताओ, ये तो एक आसान सी बात है, आप समझ गए ये बात? यस सर। ठीक है, अच्छा। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। इसी से क्या है, आपके पास दूसरा नंबर आएगा सॉल्ट का, इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट, जिसको अपन लवण बोलते हैं। ठीक है, लवण। तो बेटा इसको लिखते हैं ई सॉल्ट। इसमें आता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, कोई एक भी ले लो। ठीक है, तो अभी आप मेरे को जवाब देंगे। ठीक है, और आसान सा है बेटा, यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्ट, यहाँ इक्विवेलेंट वेट लिखता हूँ, मान लो NaCl लिखा हो। आप कहेंगे सर ये सब शायद आप कभी बता चुके हो। हाँ हाँ, मैं बता चुका हूँ, पर आपको अभी जवाब देना है बेटा। थोड़ा नीचे कीजिए ना, फॉर्मूला दिखाइए एक बार। बता रहा हूँ बेटा। तो अब आप ध्यान देना बेटा, टोटल भाई जैसे कैटायनिक चार्ज लिया सोडियम वाले में, तो m बाई कितना हो जाएगा 1। अगले में बोलो m बाई कितना होगा बेटा, 2। अगले में बोलो m बाई, भाई एल्यूमिनियम का कितना होता है +3, जिसमें कैटायन का पहचान में आ रहा है, कैटायन का एनायन का पहचान में, कोई सा भी। अगला बोलो मेन, m/6 m/6, ये भी कितना हो जाएगा m/6, ये कैल्शियम के हिसाब से m/2। बेटा पहले ये बताओ, ये बात आ गई समझ में? yes sir Yes. अच्छा, तो अभी अपन ने दो बहुत आसान सी बात पढ़ी। भाई आप ये बताओ, अकेले आयन का क्या होता है, जो उसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसमें चार्ज का, और जो पूरा कंपाउंड होगा सॉल्ट होगा उसमें क्या होगा कि कैटायन और एनायन दोनों का ये हो जाएगा, जो किसी एक का कैटायनिक या फिर एनायनिक चार्ज लोगे। ठीक है, अब बेटा तीसरी बात जो ये कहता है, ये अपने बड़े काम की बात है, तीसरी बात। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी ई सॉल्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो धनायन का तुल्यांकी भार होगा और जो ऋणायन का तुल्यांकी भार होगा, इसका मिलाकर जोड़ होगा। अभी ये समझ में आ जाएगी बात। बेटा मान लो Al2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना। ठीक है, आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्या, अभी अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एल्यूमिनियम +3 एंड SO4-2, इन दोनों का मिला के क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। अगर मान लो आपको लिखा हुआ है Na2O, तो धनायनिक भाग क्या है, सोडियम प्लस का तुल्यांकी भार, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन -2 का तुल्यांकी भार। बोलो बेटा। Yes. इसका मतलब ये रहेगा, चलो और देख लो, आपने कहा EMgCl2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैग्नीशियम +2 का तुल्यांकी भार
और साथ में Cl- का तुल्यांकी भार। बोलो बेटा, एक धनायन क्या है मैग्नीशियम और ऋणायन क्या है क्लोराइड। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अब जो अपने को जरूरत पड़ने वाली है, देखो मेटल ऑक्साइड लिखा होगा उधर, तो जो धातु का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्साइड आयन का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार मैंने x मान लिया, ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी बेटा, इसका x मान लिया, ऑक्साइड आयन का 16/2 होगा, ये बात समझ गए क्या आप? मुझे ये बताओ, अब आपको जवाब देना है, अब आप देखते जाओ बेटा, धातु ऑक्साइड के तुल्यांकी भार को मैं लिख सकता हूँ धातु का तुल्यांकी भार और ऑक्साइड का तुल्यांकी भार। बोलो बेटा। सर। यस सर। मैंने क्या बोला, धनायन का तुल्यांकी भार, और धातु हमेशा धनायनिक होती है भाई, आपको ये तो पता ही ना, मेटल हमेशा कैटायनिक होती है। यस सर। ठीक है, तो ये तुल्यांकी भार आ गया। अच्छा, अगर मान लो बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेटल क्लोराइड है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेटल का तुल्यांकी भार प्लस क्लोराइड आयन पता होना चाहिए Cl-, तो X प्लस और Cl- का तुल्यांकी भार कितना होगा 35.5/1। ये कैसे लिखा बेटा, आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। और देखो मेटल सल्फेट लिखा हुआ है, सल्फेट आयन पता होना चाहिए, मेटल का तुल्यांकी भार प्लस सल्फेट SO4-2, X प्लस इसको जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा अपॉन 2। मान लो ऐसा लिखा हुआ है मेटल क्लोराइड, सॉरी मेटल क्लोराइड तो हो गया, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल का तुल्यांकी भार प्लस कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, कार्बोनेट देखोगे तो 60/2 आ जाएगा। मैं दो टुकड़ों में लिख रहा हूँ धनायन और ऋणायन। अगर ये लिखा हुआ है मेटल हाइड्रोक्साइड, बेटा हाइड्रोक्साइड आयन पहचानते हो आप? OH OH पे कितना होता है बेटा चार्ज? -1। X प्लस 16 और 1 17, 17/1 हो गया। अगर मेटल हाइड्राइड है, हाइड्राइड आयन पहचानते हो आप? H-। तो H- X प्लस 1/1। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, आप कहोगे सर ये सब बता क्यों रहे हो, क्या पूछा जाता है? तो देखो, अपन ने क्वेश्चन के लिए इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करी है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन ये कॉमन सा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन ईच केस। प्रत्येक में धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। ठीक है, पहला है, ठीक है, 20 ग्राम metal reacts with oxygen and 24 gram metal oxide is formed। ठीक है, अच्छा, कंसेप्ट क्या लगता है बेटा? कंसेप्ट, ये कंसेप्ट भी बताता हूँ। तो कैसे भी ले सकते हो, धातु प्लस ऑक्सीजन से, मुझे पता नहीं फॉर्मूला क्या बनेगा, MxOY, और मैं तो बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है,
इन सब की जगह सीधे आते हैं अपन तो कंपाउंड में। जो धनायन और ऋणायन वाला होता है ना, उसमें क्या होगा, जो ग्राम इक्वलेंट होंगे, ग्राम तुल्यांक धातु के इक्वल टू ग्राम तुल्यांक किसके हो जाते हैं, ऑक्सीजन के, किसी भी यौगिक में, इन एनी कंपाउंड। ठीक है, किसी भी यौगिक में ये बात सही होती है कि जिन दो से मिलके बना हुआ है, ठीक है, मतलब ग्राम इक्वलेंट आप ये कह लो कि जो ग्राम तुल्यांक होते हैं, ग्राम तुल्यांक होते हैं वो धनायन का और ग्राम तुल्यांक ऋणायन के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से बेटा? अभी आ जाएगा, आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, अब ध्यान दो, मैंने इस क्वेश्चन में ये किया, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरा मेटल ऑक्साइड कोई भी फॉर्मूला था। अब आप तो मेरे को ये बताओ, और देखो ये शॉर्ट ट्रिक है सीधे, मतलब अदरवाइज आप बुक में देखोगे। वैसे तो मेरे को इतना विश्वास है जैसा आपका है, आपने एक बार भी ये चीज नहीं पढ़ी होगी 11th क्लास में, ठीक है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ध्यान देना बेटा, मेटल है ना, तो अगर ये पूरा 24 ग्राम का है, उसमें से धातु, सॉरी क्या चीज है इसके अंदर, 20 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है, ये 20 ग्राम है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये 20 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितने ग्राम होगी? 80 ग्राम। 4 ग्राम होगी ना? अरे हाँ, ऊपर थोड़ी सा। ये 20 है, सॉरी ये 20 है, ठीक है बेटा। अभी मैं ना सम अप करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये सारी बात आपको ढंग से समझ में आएगी। अब मैंने क्या किया, ग्राम तुल्यांक धातु के और ग्राम तुल्यांक ऑक्सीजन के, और मैं तो अभी स्टेप बताने वाला हूँ, सीधे करना है आपको। ग्राम का कौन सा फॉर्मूला, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, और ग्राम बटे में यहाँ भी क्या है, तुल्यांकी भार। ग्राम मात्रा आ गई 20, तुल्यांकी भार x आ गया, ग्राम मात्रा आ गई 4, और ऑक्साइड, बेटा ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड, ऑक्साइड का तुल्यांकी भार कितना आता है, 16/2। ये 16/2 कैसे आया मेरे को ये बताओ। सर ऑक्सीजन एटम का लिया है ना, O2 होता है वो। हाँ ठीक है, और देखो बेटा अभी आएगा समझ में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, आप बिल्कुल घबराओ मत, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। सेकंड नंबर ध्यान दो, मेटल सल्फेट में मेटल बराबर, ये आपके पास आ गया 24, ठीक है, 76%, ठीक है। तो तुल्यांकी भार निकालना है मेटल का, धातु का। अच्छा, अब आप ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, ठीक है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन पकड़ भी नहीं आते, इसमें क्या करना क्या। मैंने कहा धातु सल्फेट का कुछ भी फॉर्मूला हो सकता था, ठीक है, एक स्टेप में करूंगा बेटा, मैं एक स्टेप में। अगर ये पूरा यौगिक 100 ग्राम है, तो अब आप ये बताओ, अगर धातु 76% है, धातु 76% का मतलब ये कितना हो गया, 76 ग्राम हो गया। तो रिमेनिंग सल्फेट कितने ग्राम होगी आप बताओ मेरे को? 24 ग्राम। 24 ग्राम। अच्छा, धातु का तुल्यांकी भार निकालना होगा, हेडिंग ही यही है कि क्वेश्चन धातु का तुल्यांकी भार पूछा गया होगा, एक्स हो गया। अब मुझे ये बताओ सल्फेट का तुल्यांकी भार कैसे लिखोगे, जो इतनी देर से मैं सिखा रहा हूँ। M/2। m/2, और अणु भार जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 96/2। बेटा ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और देखो बेटा, और देखो, ठीक है,
3 नंबर इन मेटल ऑक्साइड मेटल इज 20%। तुल्यांकी भार मेटल का। बेटा फिर वही सॉल्यूशन है, मैंने कहा इसका मुझे फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। अगर ये पूरा 100 ग्राम है तो उसमें धातु बेटा 20% का मतलब कितने ग्राम हो गया बोलो? 20 ग्राम। 30 ग्राम। अच्छा, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी हो गई? 80। 80। इसका तुल्यांकी भार x आ गया, ये कितना आ जाएगा? 16/2 आ जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। और देखो एक और क्वेश्चन देखो, आपके बिल्कुल पकड़ में आएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 4 नंबर देखो, इन मेटल नाइट्राइड। बेटा नाइट्राइड आयन का नाम अभी बताया भी था मैंने, मेटल इज 40%, ठीक है। तुल्यांकी भार बताना है आपको मेटल का, ठीक है। सॉल्यूशन देखो बेटा। अच्छा ये नाइट्राइड है बेटा, ध्यान रखना, MX और NY। पहले मेरे को बताओ ये बात आ गई समझ में? और ये नाइट्राइड आयन क्या होता है? N-3 होता है। तो अगर ये 40% है, पूरा 100 ग्राम है, तो धातु कितना हो गया बेटा? 40 ग्राम। तुल्यांकी भार x हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 60। अब मुझे बताओ इसका तुल्यांकी भार कितना लिखूं? बोलो बेटा। 14/3। 14/3। वेरी गुड। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अब है ना, ये 2 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल रहेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल रहेंगे, रिवीजन में लेना। 60 ग्राम मेटल कार्बोनेट प्रोवाइड प्रदान करता है 40 ग्राम मेटल ऑक्साइड। तो धातु का तुल्यांकी भार बताना। सॉल्यूशन देखो बेटा। बेटा इसमें थोड़ी सी रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। मेटल कार्बोनेट, मुझे पता नहीं कि और क्या क्या बना रहा है, पर मुझे पता है मेटल ऑक्साइड तो बना ही रहा है। फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये दे रखा है आपको 60 ग्राम, और ये कितना दे रखा है आपको? 40 ग्राम। पहले मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में ये 60 ग्राम दे रखा है और ये 40 ग्राम दे रखा है, ये बात समझ गए? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, किसी भी रिएक्शन में जब फॉर्मूला नहीं पता, ग्राम तुल्यांक धातु कार्बोनेट के इक्वल टू ग्राम तुल्यांक धातु ऑक्साइड के बराबर कर दो। और जो मैं इतनी देर से थ्योरी बता रहा हूँ, वो इसी थ्योरी के लिए फॉर्मूला लगाया, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार मेटल कार्बोनेट का, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार मेटल ऑक्साइड का, MO का, ठीक है बेटा। ग्राम मात्रा 60 हो गई। अब बेटा आप सुनना, मैं इतनी देर से बता रहा था मेटल कार्बोनेट को क्या लिख सकते हैं? x + 60/2। बेटा ये कैसे लिखा? क्योंकि धातु कार्बोनेट का तुल्यांकी भार क्या होगा? धातु कार्बोनेट का, धातु का तुल्यांकी भार प्लस कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। यस सर। यस सर। यस सर। और यहाँ पर आ गया 40 बटे में धातु का तुल्यांकी भार बटे में 16/2। बेटा ये है मेन स्टेप, ठीक है। थोड़ी सी टिपिकल है, देखना तो पड़ेगा आपको बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं इसको सम अप करता हूँ, ठीक है।
यही क्वेश्चन बेटा आप ध्यान देना, ऐसे भी पूछ सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसमें कितने हुए थे, 5 के बाद 6 नंबर देखो भाई। वो कहता है कि धातु क्लोराइड है, इसकी किसी से अभिक्रिया कराई, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है किसी से रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड में बदल गया, ये धातु हाइड्रोक्साइड में बदल गया, धातु हाइड्रोक्साइड मेटल, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कह रहा है ये 70 ग्राम था, इससे ये 60 ग्राम बना। बेटा आप ध्यान देना, तुल्यांकी भार पूछा है, मैं क्या करूंगा, मैं दोनों के ग्राम तुल्यांक धातु क्लोराइड इक्वल टू ग्राम तुल्यांक धातु हाइड्रोक्साइड। बेटा आप कोशिश करना आप, है ना, देखो ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार 70 बटे में, आप बताओ धातु क्लोराइड के तुल्यांकी भार को कैसे लिख सकता हूँ? X plus X M प्लस M by 1 हाँ, तो 35.5 35. अच्छा हाइड्रोक्स, इसमें ये तो 60 आ गया, X प्लस क्या लिखूं मैं, OH है हाइड्रो, M by 1 M by 1 ही होगा। 17 बेटा हाइड्रोक्साइड का कितना, 17 17/1, वेरी गुड, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं ये पहले बहुत आते थे क्वेश्चन, अभी पिछले 7-8 साल से नहीं आ रहे हैं, पर मैंने सेफ्टी पर्पज से करवा दिया आपको। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। यस सर, ठीक है? इस बार तो प्रोटॉनों की संख्या पूछा था बस डायरेक्ट क्वेश्चन। बेटा मैं है ना थोड़ा समझ कर दूं, होता क्या है, पहले एक बड़ा टॉप होता था और अभी भी कुछ, जैसे एमपी बोर्ड में तो अभी भी है 11th क्लास में, एक होता है धातु का तुल्यांकी भार निकालने के लिए ऑक्साइड विधि, क्लोराइड विधि, सिल्वर विधि, ये सारी विधियों के नाम से होते हैं बेटा तुल्यांकी भार निकालने के, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ ये इतनी आसान सी शॉर्ट ट्रिक है कि जिससे धातु का तुल्यांकी भार बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। मतलब अपन आते हैं कि भाई ऊपर क्या पढ़ाया उसकी जगह वो तैयारी होती है क्वेश्चंस की, पर आप देखो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। भाई ये कहता है कि अगर आपको 20 ग्राम धातु दे रखी है और 24 ग्राम पूरा धातु ऑक्साइड दे रखा है, तो मैंने कहा कि 24 ग्राम पूरे में से 20 ग्राम धातु है तो ऑक्सीजन कितने ग्राम हो जाएगी बेटा, 4 ग्राम हो जाएगी। तो मैंने ये 20 ग्राम ली और ये 4 ग्राम, 20 ग्राम अपॉन मतलब दोनों के धातु और ऑक्सीजन के तुल्यांकी भार बराबर कर दिए, 20 बटे में x आ गया और 4 बटे में ये आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया सीधे, ठीक है। धातु सल्फेट में धातु 76%, 76 ग्राम ये आ गया, पूरा रिमेनिंग सल्फेट 24 ग्राम आ गया। तो इसका ये x आ गया, ये तुल्यांकी भार आ गया सल्फेट का। इसी तरीके से ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में भी सीधे कर लेते, बेटा ये 60 ग्राम मेटल कार्बोनेट में अगर अलग से बता देता, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसमें ये कह देता कि कार्बोनेट 40 ग्राम है, केवल कार्बोनेट, तो मैं कहता हाँ फिर ये दोनों अलग हो गए, तो सीधे ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देता। अरे आ रही है बात समझ में, बोलो बेटा। यस सर, पर मुझे पता नहीं है ना कि भाई, आप एक चीज बताओ, 60 ग्राम जो जानकारी दे रखी है इससे ये थोड़ी पता कर सकता हूँ कि धातु कार्बोनेट में धातु कितने ग्राम है। ये तो कह रहा है बाद में भी जो बता रहा है कि धातु ऑक्साइड कितनी दी इसने, 40 ग्राम। तो जब दो अलग अलग की मात्रा दे रखी होगी ना, जिससे मैं किसी एक की मात्रा नहीं निकाल पाऊं, तो कुछ भी नहीं करना, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दो। फिर जो मैंने ऊपर बताया था कि धातु कार्बोनेट के तुल्यांकी भार को धातु का तुल्यांकी भार प्लस कार्बोनेट का तुल्यांकी भार लिखा जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? उसी तरीके से धातु ऑक्साइड के तुल्यांकी भार को धातु का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्साइड का तुल्यांकी भार, इसी तरीके से धातु क्लोराइड को धातु का तुल्यांकी भार प्लस क्लोराइड का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार प्लस हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार। तो बेटा ये चीज है, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, बोलो। यस सर। ठीक है। तो बेटा आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में
एक दो चीजें थोड़ी सी बच रही हैं बस, बिल्कुल मतलब, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब है ना मंडे को, कल शायद मोस्ट प्रॉब्ली आपको, वैसे संजय सर वो जो टाइम टेबल मिलता होगा ना आपको, हाँ, यस सर मिलता है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं छुट्टी पे रहूं कल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा, और मंडे और ट्यूसडे में अपना गैसेस खत्म हो जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है? तो आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो कल आपको टाइम टेबल में अनाउंस हो जाएगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर 90% चांस तो है कि शायद मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सर, बाय सर थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट सर। हाँ, ओके, गुड नाइट।